नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में आप सभी का स्वागत। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। मस्त हो एकदम। हाँ जी बेटे, बिल्कुल। निशा, अभिषेक, गोरा, सभी बच्चों को नमस्कार। आज अपना जो राजा चलने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा शासक रहने वाला है उसका नाम है राणा सांगा। सबने सुना ही होगा सांगा के बारे में। मुझे बहुत गर्व होता है जब भी मैं सांगा पढ़ाता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा वीर योद्धा हुआ है, कोई ऐसा महायोद्धा हुआ है जिसे पढ़ाना और पढ़ना दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। राणा सांगा जैसा दूर दूर तक कोई राजा हुआ न होई। राजस्थान के इतिहास में राजपूत शासक तो बहुत हुए हैं, लेकिन राणा सांगा जो अलग ही मिसाल, अलग ही पहचान, अलग ही सब कुछ, अपना रुतबा, ऐसे राणा सांगा के बारे में पढ़ना अच्छा भी लगता है और पढ़ाना भी अच्छा लगता है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, देखिएगा आज अपन राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। सांगा को हो सकता है आज के वाली क्लास में अपन पूरा भी करें। सांगा के बारे में देखते हैं बेटा, इनका शासनकाल क्या रहा। तो इनका शासनकाल था 1509 से 1528। राणा सांगा का कहां से कहां तक शासनकाल माना जाता है? 1509 से 1528 तक अपने राणा सांगा का शासनकाल माना जाता है। सांगा ने क्या क्या काम किए, सांगा क्यों प्रसिद्ध हैं, सांगा की जीवनी के बारे में क्या क्या अपने को ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें इनके बारे में आएगी। तो देखो बेटा, राणा सांगा का शासनकाल क्या था? तो 1509 से 1528। पहले अपन इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी माता कौन थी, इनके पिता कौन थे, इनका जन्म कहां हुआ था और क्या क्या बातें इनके बारे में अपने से पूछी जाएगी। इनके दादा कौन थे, या फिर अपने से पूछ लिया जाएगा कि ये किनके पास शरण लेकर गए थे, क्या बातें हैं, सारी बातें आज अपन पढ़ लेते हैं। हाँ, आज तो अपन सांगा पढ़ने वाले, बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो देखिएगा बेटा, राणा सांगा की मैं पहले जीवनी के बारे में बता देता हूं। इनका सबसे पहले जो अपन राणा सांगा जो है, इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो सबसे पहले अपन मां से स्टार्ट करते हैं। इनकी मां का नाम बेटा याद रखना, श्रृंगार देवी। इनकी मां का नाम क्या था अपने? श्रृंगार देवी इनकी माता का नाम था। फिर बाद में अपने से इनके पिताजी के बारे में पूछे तो अपने बताना कि इनके पिता का नाम क्या था अपने? रायमल। बेटा इनके पिता का नाम क्या था? रायमल। फिर अपने से पूछ लिया जाए कि इनके दादा कौन थे, तो अपन बताएंगे कि दादा का नाम राणा कुंभा। दादा का नाम क्या था बेटा? राणा कुंभा इनके दादा हुआ करते थे। वीर कुंभा इन्हीं के दादा हुआ करते हैं। फिर देखिएगा बेटा, राणा कुंभा के उपनाम, इनके कुछ उपनाम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उपनाम इनको क्या क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं एक तो हिंदू पथ। क्या नाम से जाना जाता है इनको? हिंदू पथ। कि सर ऐसा क्यों कहा जाता है इनको हिंदू पथ? मैं आगे इनके बारे में सारी चीजें बताने वाला हूं कि हिंदू पथ इनको क्यों कहा जाता है, हिंदू पथ क्या थे ये। फिर बाद में देखिएगा बेटा, इनका और क्या नाम था? सैनिकों का भग्नावेश। सैनिकों का भग्नावेश। और क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं अपन सैनिकों का खंडहर। कि सर इनको सैनिकों का खंडहर क्यों कहा गया और सैनिकों का भग्नावेश क्यों कहा गया? तो सैनिकों का खंडहर याद रखना बेटा, इनको सैनिकों का खंडहर और सैनिकों का भग्नावेश किन्होंने कहा? तो ये दोनों नाम जो है, ये दोनों नाम दिए थे अपने कर्नल टोड। कर्नल जेम्स टोड ने जो है, कर्नल जेम्स टोड ने इनको ये नाम दिए थे। अपने से पूछ लिया जाए इनको सैनिकों का भग्नावेश और सैनिकों का खंडहर किन्होंने बताया था? अपने बताना कि ये नाम जो है, ये दोनों नाम अपने कर्नल जेम्स टोड ने इनको दिए थे। फिर देखिएगा, जब इनके भाई से इनके ऊपर वार किया गया था, इनकी एक आंख फोड़ दी गई थी, तो विजय सिंह मीणा, गुड इवनिंग सर। रिटर्न को जवाब नहीं देते। कौन सा रिटर्न जवाब नहीं दिया बेटा? अगर आपने व्हाट्सएप किया होगा तो मैंने आपको कल ही कहा था, मैं 10 बजे बाद फ्री होता हूं। मैं 10 बजे बाद ही व्हाट्सएप पर अगर कोई चीज सेंड करी होगी तो मैं उसको चेक कर पाऊंगा। हाँ जी, देखिएगा बेटा, और इनके बारे में क्या बातें याद रखनी है अपने को। तो इन्होंने शरण कहां ली थी? तो इन्होंने शरण ली थी, मैंने कल बताया था आपको, करमचंद पंवार के पास। इन्होंने शरण कहां पे ली थी? करमचंद पंवार के पास। और करमचंद पंवार के पास बेटा इन्होंने शरण कहां ली? अजमेर में इन्होंने शरण ली थी। बाकी की चीजें अपन ने कल देख ली थी कि इनको इस प्रकार की भविष्यवाणी की थी, इस प्रकार की घोषणा की थी। शासक बने उस समय दिल्ली के बादशाह। जब ये शासक बने तो दिल्ली के बादशाह, दिल्ली के शासक कौन कौन रहे इनके समकालीन? तो इनके समकालीन अपने दिल्ली के शासक 2 रहे थे। जब ये राजा बने थे उस समय थे सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी,
उसके बाद इनके समकालीन लंबे टाइम तक कौन रहे थे? तो बेटा उन टाइम रहे थे इब्राहिम लोदी। आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न यह पूछा जाएगा कि इनके समकालीन दिल्ली के बादशाह कौन है? अपने बताना इब्राहिम लोदी। फिर आपसे पूछा जाएगा जब ये राजा बने थे उस समय कौन थे? तो सिकंदर लोदी, क्योंकि सिकंदर लोदी 1512 तक दिल्ली की गद्दी पर थे, और 1512 तक थे तो इसका मतलब जब ये राजा बने थे उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? सिकंदर लोदी। प्यारे बच्चों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब राणा सांगा शासक बने थे उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था सिकंदर लोदी। और जब ये 1512 में यहां पर कौन बन गया था? इब्राहिम लोदी। तो राणा सांगा के समकालीन ज्यादा समय तक कौन रहे? तो राणा सांगा के समकालीन ज्यादा समय तक अपने इब्राहिम लोदी रहे थे। ये तो इनकी कुछ बेसिक बातें हुई राणा सांगा की। अब राणा सांगा ने भी ब्याह किए, खूब जितने ब्याह कर सकते थे उतने ब्याह इन्होंने भी किए। ब्याह में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। इनके भी बहुत सारी रानियां थी। राणा सांगा के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनके 41 पत्नियां थी। कितनी? 41। भाई साहब मौज कर दी सर, 41। इतनी तो कैसे हो सकती है? बिल्कुल बेटा, अगर अपन राणा सांगा के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं तो इनके 41 रानियां हुआ करती थी। 41 रानियों के साथ इनके जो है मतलब विवाह हुए थे। वो तो इनकी खासम खास जिनके साथ ब्याह हुए थे, बाकी तो पता ही नहीं है। तो राणा सांगा की कितनी पत्नियां थी? राणा सांगा के अपने 41 पत्नियां थी। देखो बेटा, थोड़ी बातें और कर लेते हैं। पत्नियां तो इनके कम ही पत्नियां थी। पत्नियां कितनी थी बेटा? तो पत्नियां अपने याद रखनी, इनके मात्र कितनी थी? 41। 41 इनके रानियां हुआ करती थी, पत्नियां हुआ करती थी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि राणा सांगा के पुत्र तो बहुत सारे थे, लेकिन इनके खासम खास जो पुत्र थे वो खासम खास 4 पुत्र थे। इनके खासम खास कितने पुत्र थे बेटा? 4। एक जो था उसका नाम था भोजराज। एक पुत्र का नाम तो क्या था बेटा? इनके भोजराज। दूसरे जो इनके बेटे थे उनका नाम था रतन सिंह। तीसरे इनके बेटे हुआ करते थे जो खासम खास थे, उनका नाम था विक्रमादित्य। और चौथे इनके जो बेटे थे इनका नाम था उदय सिंह। तो अपने राणा सांगा के बारे में कभी आप लोगों से पूछ ले कि इनके कितनी पत्नियां थी? अपने बताना कि इनके 41 पत्नियां थी। कितनी? मात्र अपने इनके 41 पत्नियां थी। और कौन कौन इनके बेटे थे? मेन भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह। ये इनके बहुत ही खास जो है पुत्र हुआ करते थे। फिर देखिएगा बेटा, राणा सांगा के बारे में आपसे और क्या पूछा जाएगा? इनकी जो पत्नियां थी उन पत्नियों में जो सबसे खास पत्नी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था बेटा रानी कर्मावती। इनके जो सबसे खास पत्नी थी उस खास पत्नी का नाम रानी कर्मावती था। रानी कर्मावती इनकी सबसे क्लोज खासम खास पत्नी थी। और इस रानी कर्मावती के कितने पुत्र हुए थे? तो इसके 2 ही बेटे थे। एक बेटे का नाम विक्रमादित्य था, दूसरे का नाम उदय सिंह था। रानी कर्मावती से 2 बेटों का जन्म हुआ। एक का नाम विक्रमादित्य और दूसरे का नाम क्या था बेटा? तो दूसरे का नाम उदय सिंह। इनके ये दोनों पुत्र जो हैं बहुत ही खास थे, क्लोज थे, यानी कि ये इन दोनों के मां है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल शिवशांत कुमार, राधे राधे बेटा। बहुत दिनों बाद देखे कृष्ण भक्त मीराबाई भोजराज की पत्नी थी। बिल्कुल, अभी इनके बारे में भी अपन बात करेंगे। मीराबाई की बात भी होगी, मीराबाई के जिक्र भी अपन करने वाले हैं। राजा बने और राजा बनने के बाद इनका सबसे खास बात यह रही कि इन्होंने हिंदुस्तान के एक भी किसी राजा, हिंदू राजा पर इन्होंने अटैक नहीं किया था। इन्होंने राजा बनते ही अपनी भर्तियों पे भर्तियां इन्होंने सेना तैयार करना शुरू किया। इतनी विशाल सेना इन्होंने खड़ी कर दी थी। इनकी विशाल सेना के कारण इनकी सीमाएं जो है अलवर तक फैल गई थी, दिल्ली तक इनकी सीमाएं छूने लगी। तो उस समय दिल्ली के एक राजा हुआ करते थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को डर लगने लगा, भाई साहब ये सांगा करना क्या चाहता है? लगातार अपनी सेनाओं का ऐसे विस्तार किए जा रहा है, ऐसा तो कल ये दिल्ली पर अटैक कर देगा, कल अपनी दिल्ली पर कब्जा कर लेगा। इस व्यक्ति का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस व्यक्ति को कवर करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने राणा सांगा को जो है, राणा सांगा को कवर करने के लिए राणा सांगा के ऊपर अटैक कर दिया था। और राणा सांगा पर जब इन्होंने अटैक किया तो एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का नाम क्या है बेटा? तो युद्ध का नाम है अपने खातोलिका युद्ध। खातोलिका युद्ध। देखिएगा बेटा, ये खातोलिका युद्ध, और ये खातोलिका युद्ध कविता, सर आप जवाब नहीं दे रहे हो। क्या जवाब नहीं दो बेटा? पूछो पूछो ना, क्या पूछना है आपको? सर हमीर देव की पत्नी और माता का नाम क्या था?
कौन से हमीर देव की पूछ रहे हो बेटा? एक तो अपने हमीर देव चौहान थे और एक अपने राणा हमीर थे। आप किस हमीर की पूछ रहे हो? हमीर देव चौहान की पत्नी का नाम, उसका नाम रंगा देवी था। हाँ जी, आप प्रश्न पूछिए, मैं प्रश्न का जवाब दूंगा। आप अच्छे से प्रश्न लिखकर देखिएगा, अगर आप ढंग से प्रश्न दोगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा। खातोली का युद्ध देखिएगा बेटा, खातोली का युद्ध कब हुआ? तो खातोली का युद्ध हुआ था 1517। आप आधा अधूरा प्रश्न पूछोगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। खातोली का युद्ध कहां हुआ बेटा? तो खातोली का युद्ध हुआ था अपने बूंदी में। खातोली का युद्ध कहां पे हुआ बेटा? बूंदी में हुआ। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि खातोली वर्तमान कहां पे है, तो खातोली वर्तमान कोटा में हुआ करता है। अगर अपने से पूछ लिया जाए बेटा कि वर्तमान ये जगह कहां पे है, तो अपने बताना कि वर्तमान कोटा में। पहले किस रियासत का भाग था खातोली? तो ये बूंदी रियासत का भाग था। यहां पे ये युद्ध हुआ था। युद्ध किस किस के बीच? हाँ कोई बात नहीं, चलो बेटा देखो, लाइट चली जाने के कारण थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आ गई होगी और लाइट अभी भी गई हुई है, लेकिन इन्वर्टर से क्लास चल रही है। हाँ चलो देखो बेटा, तो अपने खातोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुआ बेटा? तो ये युद्ध हुआ था राणा सांगा। एक तरफ अपने राणा सांगा और एक तरफ दिल्ली का बादशाह इब्राहिम लोदी। सांगा का सांगा तो जब मैं देख लूंगा। अरे सांगा ने कहा क्या देख लोगे मुझे और देखने की धमकी दे रहे हो? कोई बात नहीं, आ जाओ ना, आ जाओ, मैं आपको देखता हूं दुड़ा दुड़ा के। तो फिर बाद में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा दोनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई हुई थी और उस युद्ध का नाम था बेटा खातोली का युद्ध। खातोली कहां हुआ था? तो बूंदी में। वर्तमान ये खातोली कहां पे है? तो कोटा में। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो इस युद्ध का परिणाम निकला था राणा सांगा की विजय, यानी कि दिल्ली के बादशाह को धूल चटा दी राणा सांगा ने। तो राणा सांगा की विजय। और खातोली के युद्ध में राणा सांगा युद्ध ही नहीं जीते, राणा सांगा जो है उन्होंने उनका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया था। राणा सांगा की खातोली के युद्ध में विजय। लेकिन इस युद्ध में एक हानि हो गई थी, राणा सांगा का एक हाथ कट गया था और राणा सांगा का एक पैर कट जाता है। तो इस युद्ध में सांगा का एक हाथ और एक पैर कट गया, एक पैर कट गया। यह बात आपने याद रखनी कि राणा सांगा का इस युद्ध में क्या हुआ बेटा? एक हाथ कट गया था और एक पैर कट गया था। क्लास बीच में क्यों रुक गई थी? क्लास नेट चला गया था ना, लाइट चली गई थी। लाइट चली जाने की वजह से बाकी सारा सिस्टम तो चल रहा था इन्वर्टर से, लेकिन अचानक थोड़ा सा बीच में 1 मिनट के जो झपकी मारते ना, तो उस 1 सेकंड की झपकी में वो लाइट जाने की वजह से 1 मिनट के लिए नेट कनेक्शन कट हो गया था, इसलिए आपकी क्लास रुक गई होगी बीच में। कोई बात नहीं। शिवशांत, कुछ बुक में खातोली का युद्ध 1518 आता है, बिल्कुल आता है, अपने 1517 ही ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में अपने 1517 को सही माना गया है, 1518 नहीं माना जाएगा। हाँ अब मैंने बता दिया ना बेटा, कोई भी समस्या आ गई, रुक गई क्लास तो रुक, क्लास चल गई ना वापिस, अब क्या टेंशन लेनी अपने? टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग इतनी? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि खातोली का युद्ध कब हुआ था? 1517। कहां पर हुआ था? बूंदी में हुआ था। वर्तमान कहां पे है? कोटा में। किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। परिणाम क्या निकला? राणा सांगा की विजय। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर कट गया था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में राणा सांगा की एक अलग ही छवि हो गई थी कि राणा सांगा हिंदुस्तान के बादशाह इब्राहिम लोदी को दुड़ा दुड़ा के मारा, बहुत भयंकर तरीके से। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में पराजित होने के बाद इब्राहिम लोदी राणा सांगा के पैरों में गुलाम डाली खाने लगे। कहा प्लीज गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज दादा माफ कर दे। फिर बाद में राणा सांगा ने कहा जा सिमरन जा, जी ले जिंदगी, तुझे माफ किया। तो राणा सांगा इस युद्ध में जीत जाते हैं, लेकिन राणा सांगा इब्राहिम लोदी को छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला युद्ध इब्राहिम लोदी 1 साल के अंदर अंदर अपनी विशाल सेना तैयार करते हैं और फिर राणा सांगा के ऊपर हमला कर देते हैं। जब फिर दोबारा हमला हुआ तो राणा सांगा ने कहा इस बार तुम्हें खातोली तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही सेना लेकर आ जाता हूं। और ये खुद अपनी सेना तैयार की और एक युद्ध हुआ, बाड़ी का युद्ध। इस बार राणा सांगा ने कहा कोई बात नहीं, इस बार तुझे नहीं आना पड़ेगा, तेरी सेना को इस बार बाड़ी में बाढ़ के मारने वाला हूं, बाड़ी के अंदर बाढ़ के मारूंगा। राणा सांगा अपनी सेना फिर तैयार करी, फिर राणा सांगा ने हमला किया, फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध हुआ था 1518 में, इसके 1 साल बाद।
लगभग 1 साल बाद ही वापस युद्ध हो जाता है और युद्ध का नाम है अपने बाड़ी का युद्ध। किस किस के बीच में बेटा? तो वापस युद्ध हुई राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। फिर एक घमासान और फिर युद्ध हुआ था, वो हुआ था राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। और ये बाड़ी हमारे वर्तमान कहां हुआ करता है बेटा? तो बाड़ी जगह है अपने धौलपुर में। इस बार राणा सांगा ने कहा कि इस बार तेरे सैनिकों को बाड़े में बाढ़ बाढ़ के मारूंगा, इस बार अगर बाड़ी से बाहर निकल गए ना तो इस बार बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा, देख लेना। इब्राहिम लोदी डर गए थे। इब्राहिम लोदी ने सोचा कि यार मैं गया और इस बार मेरा नंबर आ गया लपेटे में तो कतई नहीं छोड़ने वाला राणा सांगा। भले ही युद्ध में राणा सांगा की एक हाथ और एक पैर कट गया हो, लेकिन राणा सांगा जो ना हाँ जी, कुछ बुक्स में खातौली का युद्ध 1518 दे रखा है। अब उस कुछ बुक में क्यों दे रखा है उसके पीछे मैं कारण बता देता हूं बेटा। कुछ बुक में दे रखा है, गाइडों में दे रखा है, अपने एनसीईआरटी में 1517 ही माना जाएगा। 1517 में उन्होंने पहला हमला किया था। 1518 जो देते हैं वो ऐसा कहते हैं कि दिसंबर में उन्होंने हमला किया था और ये युद्ध जनवरी तक चला था, इसलिए उनमें 1518 मिल जाता है। लेकिन जबकि 1518 होगा नहीं, अपने युद्ध में 1517 ही होगा। अगला युद्ध होता है वो होता है बाड़ी का युद्ध, ये 1518 में होता है। जिस किताब में 1518 दे रखा है उसमें दोनों युद्धों को 1518 बता रखा है कि बाड़ी का युद्ध भी 1518, खातौली का युद्ध भी 1518, जबकि दोनों युद्धों में लगभग 1 वर्ष का अंतराल था। तो ये बाड़ी जो है, ये बाड़ी का युद्ध 1518 में होगा बेटा, और अपने जो खातौली का युद्ध है वो 1517 ही करना है। अगर देखो बेटा कंफ्यूजन, अगर वही कंफ्यूजन वाली तारीखें रहेगी तो फिर बाद में तो कोई मतलब ही नहीं है। आप लोगों को जब मैं खानवा का युद्ध पढ़ाऊंगा तो खानवा के युद्ध में भी अपने को 16 फरवरी, 16 मार्च और 17 मार्च दोनों ही मिलती है। कुछ इतिहासकार उसमें 16 मार्च बताते हैं, कुछ इतिहासकार उसमें 17 मार्च बताते हैं। तो कुछ कुछ चीजें जो हैं, कुछ कुछ चीजें आती रहती है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, हमारे से 5 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर दूर है, कोई बात नहीं बेटा। आप गए यहां पे बाड़ी के युद्ध में, तो बाड़ी के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को बाड़े में बाढ़ के पीटा। इस बार कौन आए थे? तो एक का नाम था मियां हुसैन, मियां हुसैन। एक का नाम था मियां माखन, मियां माखन फार्मूली। इस बार ये दोनों सेनापतियों को इन्होंने जो है अपना सेनापति बनाकर जो है इब्राहिम लोदी ने भेजा। ये दोनों इब्राहिम लोदी के क्या थे बेटा? सेनापति। कौन कौन आए? मियां हुसैन और मियां माखन फार्मूली। ये दोनों यहां पर सेना लेकर आए थे इनकी तरफ से, बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से। फिर युद्ध हुआ। फिर युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो इस युद्ध का परिणाम निकला था राणा सांगा की विजय, राणा सांगा की विजय। लेकिन इस बार कौन नहीं आया था? इब्राहिम लोदी। राणा सांगा की क्या हो जाती है बेटा? विजय हो जाती है। अब राणा सांगा की विजय होने के बाद राणा सांगा की जो सीमाएं हैं वो दिल्ली तक पहुंच गई थी। यानी कि वो जो है दिल्ली तक पहुंच गई, और दिल्ली तक पहुंचने के बाद राणा सांगा की सीमाएं दिल्ली को छूने लगी, क्योंकि दोनों युद्धों में राणा सांगा जीत गए थे। इस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में राणा सांगा ने देवडूंगरी, और देवडूंगरी कहां पे बेटा? तो देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में देव नारायण भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया था। इस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में देव नारायण भगवान का मंदिर बनवाया। देव नारायण भगवान का मंदिर बनवाया। तो एक बात अपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है कि ये देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में जो है देव नारायण भगवान का मंदिर किसने बनवाया? राणा सांगा ने, युद्ध विजय के उपलक्ष्य में। और देव नारायण जी का बहुत बड़े उपासक थे युद्ध विजय के उपलक्ष्य में। इस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में देव नारायण भगवान के मंदिर का निर्माण किसने कराया था बेटा? राणा सांगा ने। कहां पर करवाया? चित्तौड़गढ़ में। देखो, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा देव नारायण भगवान के बारे में, जिनके 4 प्रमुख केंद्र देवडूंगरी, और देवडूंगरी एक आपने नाम सुना होगा, एक देवमाली सुना होगा, एक देवधाम सुना होगा, और एक देव गाडा दत्तावण सुना होगा। तो जो 4 प्रमुख केंद्र है, जिसमें देवडूंगरी जो है बेटा ये चित्तौड़गढ़ में है, जहां देव नारायण भगवान का मंदिर बना हुआ है, और देव नारायण भगवान के ये उपासक थे। इस बाड़ी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाया, और राणा सांगा की जो सीमाएं हैं वो दिल्ली तक छूने लगी थी। पूरे हिंदुस्तान में जो है उस समय राणा सांगा से टक्कर लेने वाला कोई शासक नहीं बचा था। दो युद्धों में उन्होंने पराजित कर दिया। कितना गर्व महसूस होता है कि अपने राणा सांगा जैसा वीर योद्धा हुआ, जिन्होंने दिल्ली के बादशाह को एक नहीं 2 बार युद्ध में पराजित किया था।
कोई बात नहीं बेटा, 1519 दे रखा ना, अभी अपन पढ़ने वाले 1519 में गागरोन का युद्ध होगा, ये युद्ध नहीं होगा। अब देखो बेटा, अगर ये कि कंफ्यूजन रखोगे तो फिर क्या ही मतलब है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1519 नहीं होगा, 1518 होगा। उसके बाद देखिएगा बेटा, उसके बाद युद्ध होता है अपने गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध, और गागरोन का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1519। गागरोन का युद्ध कब हुआ बेटा? 1519। और गागरोन अपने कहां पर हुआ करता है? तो गागरोन अपने झालावाड़। याद रखना बेटा, गागरोन कहां पे है? झालावाड़। आप लोगों को मैंने किले पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि इस प्रकार अपने एक नदी जा रही है जिसका नाम है अपने चंबल नदी, और चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है अपने काली सिंध नदी, और इस काली सिंध नदी के अंदर एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है आहू नदी, और आहू व काली सिंध नदी के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? अपने गागरोन का किला। तो गागरोन झालावाड़ पर जो है, गागरोन झालावाड़ के अंदर एक युद्ध होता है, और गागरोन झालावाड़ में युद्ध कब होता है? तो 1519। किस किस के बीच में? तो यह युद्ध हुआ था राणा सांगा वर्सेज महमूद खिलजी सेकंड। कि सर महमूद खिलजी प्रथम कौन था फिर? तो महमूद खिलजी प्रथम वही जो अपन ने कल परसों वाली क्लास में पढ़ा था, कुंभा। कुंभा के टाइम जो अटैक करते हैं वो होता है महमूद खिलजी प्रथम। ये कौन थे? तो ये महमूद खिलजी सेकंड। युद्ध किस किस के बीच में हुआ? राणा सांगा व महमूद खिलजी के बीच में। युद्ध का कारण क्या था इस युद्ध का? तो इस युद्ध का कारण था इब्राहिम लोदी का एक व्यक्ति था, इब्राहिम लोदी के जो अविश्वसनीय व्यक्ति था जिसका नाम था मेदिनी राय। उस मेदिनी राय को इब्राहिम लोदी मारना चाहता था, जबकि राणा सांगा ने उसको शरण दी। तो मेदिनी राय को राणा सांगा ने शरण दी, राणा सांगा ने शरण दी, जबकि खिलजी उसको मारना चाहते थे, खिलजी उसको मारना चाहते थे। खिलजी उनको क्या करना चाहते थे बेटा? मारना चाहते थे। तो ये युद्ध का यहां पे मेन कारण बना था। युद्ध का कारण क्या था यहां पे? तो युद्ध का कारण था कि मेदिनी राय को राणा सांगा ने शरण दे दी, जबकि महमूद खिलजी द्वितीय इनको मारना चाहता था। तो महमूद खिलजी ने राणा सांगा के पास संदेश भेजा कि सांगा तूने ये ठीक नहीं किया, तूने मेरे को युद्ध के लिए ललकारा, अगर मेरे को युद्ध के लिए ललकारा तो फिर हो जाना युद्ध के लिए तैयार। राणा सांगा ने कहा, अरे भूंगड़े, तुम मुझसे युद्ध करोगे? तुम्हारी इतनी औकात, इब्राहिम लोदी से पूछ ले, 2-2 बार दिल्ली के बादशाह को मैं हरा चुका हूं, और तुम्हारी अब तो क्या औकात है? एक बार तेरे दादाजी से पूछ ले कि तेरे दादाजी को मेरे दादाजी ने कितनी बार मारा था। उन्होंने अच्छा कितनी बार मारा? तो उन्होंने कहा कि कितनी बार क्या मारा? मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी को 2-2 बार, 3-3 बार, कई कई पर तो 16 बार का उल्लेख है। होंगे मेरे दादाजी। उन्होंने पोतों पोतों की लड़ाई है, और पोते पोते में अगर दादाजी हमारे लड़े थे कुंभा और तुम्हारे दादाजी महमूद खिलजी, तब तुम्हारे दादाजी हारे थे। इस बार पोते पोते की लड़ाई है, और इस बार भी मैं तुझे बहुत दौड़ा के मारने वाला हूं। जो होगा देखा जाएगा, आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलो बेटा आगे देखो अपने। हाँ, इब्राहिम लोदी के सेनापति कौन थे? सेनापति तो मैंने बता दिए ना बेटा, सेनापति कौन थे वो तो है, सेनापतियों के नाम तो बता ही दिए मैंने। चलो आगे देखो बेटा। अब इसमें युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि राणा सांगा की विजय। परिणाम राणा सांगा की विजय, राणा सांगा की मालवा विजय। मेदिनी राय को चंदेरी का शासक बनाया, चंदेरी का शासक बनाया। उत्तरी भारत का सबसे ताकतवर शासक राणा सांगा बना। उत्तरी भारत में उस समय का सबसे ताकतवर शासक कौन बनकर उभर के आया सामने? तो राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा से अब टक्कर लेने वाला कोई नहीं बचा था।
तभी क्या हुआ बेटा, अलग अलग बातें, अलग अलग जानकारियां, अलग अलग लोग अपने को क्या क्या बताते हैं, उन सारी बातों पे नहीं जाना है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बाबर उस समय भारत पर अटैक करता है। अब मैं आपको बाबर के बारे में ज्यादा बातें बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सारी बातें इंडियन हिस्ट्री की बातें हैं। आप लोग इंडियन हिस्ट्री में देखोगे बाबर के बारे में। यहां आपको जो बाबर के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। बाबर ने कहां अटैक कर दिया, तो बाबर ने अटैक कर दिया था अपने दिल्ली के ऊपर, यानी कि उसने भारत पर हमला किया। जब बाबर ने भारत पर हमला किया, उस समय भारत की गद्दी पर बैठा हुआ था इब्राहिम लोदी। ऐसे कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं, कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को युद्ध के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इसके लिए कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को युद्ध के लिए आमंत्रित किया था। बाबर खुद ने ही आक्रमण किया था। तो बाबर ने खुद ने ही अटैक किया था, और जब बाबर ने हमला किया था तब अपने बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों की सेनाओं के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध को अपने राणा सांगा से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। पानीपत का तीसरा युद्ध, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। किस किस के बीच में हुआ, तो ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी। एक तरफ से बाबर पूरी मुगल शक्ति के साथ अटैक करता है, बाबर अपनी तोपें वगैरह लेकर आता है, और पहली बार हिंदुस्तान में किसी युद्ध में तोपों का प्रयोग बाबर ने ही किया था। इब्राहिम लोदी की सेना में अफरा तफरी मचा दी, इब्राहिम लोदी वहां युद्ध हार जाते हैं, और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है बाबर। और जैसे ही बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और अब उन्होंने अगला मिशन बना दिया था किसको, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जीतने का। और हिंदुस्तान को जीतने के लिए उत्तरी भारत के सबसे ताकतवर राजा राणा सांगा को युद्ध में पराजित करना पड़ेगा। अगर राणा सांगा जब तक हैं तब तक बाबर का पूरा हिंदुस्तान जीतने का सपना संपन्न नहीं हो सकता है। मुझे कभी कभी लगता है कि यार बाबर वाकई मतलब जो है ताकतवर राजा तो रही होगा, 4-5 साल में उन्होंने इतना बड़ा भूभाग जीत लिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर राजा था अपने राणा सांगा। राणा सांगा ने बाबर और इब्राहिम लोदी को लड़ा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठने का प्रयास जरूर किया। फिर दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है, और दोनों की सेनाएं भरतपुर पहुंचती हैं। युद्ध का कारण क्या था, तो बाबर की सेना द्वारा बयाना के किले पर अधिकार कर लेना। बयाना पर जैसे ही बाबर ने अधिकार किया था, और बयाना पर अधिकार करते ही दोनों के बीच की जो सेनाएं हैं, दोनों की सेनाएं वहां पहुंच जाती हैं। सर, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ? पानीपत का पहला युद्ध हेमू के बीच में और अकबर के बीच में, जो अपने हेमू के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये पानीपत का अपना तीसरा युद्ध पानीपत का युद्ध था। पहला युद्ध जो है, सॉरी बेटा, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, सॉरी पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो अपने बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध जो है वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध अपने मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया था, आपको गलत जानकारी दे दी थी। हाँ जी, देखो ये जो मैंने बताया था ना, पानीपत का तीसरा युद्ध, सॉरी तीसरा युद्ध नहीं, प्रथम युद्ध था, है ना, प्रथम युद्ध था। पानी कहां है? पानी देना एक बार, ये दे दे, बहुत है, ये बहुत है। अब देखो बेटा, दो चीजें आपने, एक तो बाबर वर्सेज राणा सांगा, इन दोनों के बीच में जो युद्ध होंगे, इन दोनों के बीच में दो युद्ध होंगे। एक युद्ध तो होगा अपने बयाना का युद्ध, एक तो इनके बीच में युद्ध होगा जिसका नाम होगा बयाना का युद्ध, जिसको अपन ऐसे कह सकते हैं क्रिकेट की भाषा में कि टेस्ट मैच। और एक होगा वो मेन युद्ध होगा, और उस युद्ध का नाम होगा खानवा का युद्ध। और ये जो खानवा का युद्ध होगा बेटा, ये खानवा का युद्ध होगा फाइनल मैच। और खानवा का युद्ध होगा 17 मार्च 1527। और ये जो बयाना का युद्ध होगा बेटा, ये होगा 16 फरवरी 1527। दो युद्ध होते हैं अपने राणा सांगा और बाबर के बीच में। पहला युद्ध होता है बयाना का युद्ध, दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। बयाना का युद्ध एक तरीके से टेस्ट मैच की तरह था, और दूसरा जो है खानवा का युद्ध जो मेन मैच था। बयाना का युद्ध हुआ था बेटा 16 फरवरी 1527, और खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, और पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध अपने हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पहला युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है बेटा? अच्छा, हाँ,
चलो चलो कोई बात नहीं। बाबर ने चाय पी, पानी पिया, फिर बाद में घाघरा पहना और फिर बाद में जो जो भी किया वो आप इंडियन हिस्ट्री वाले सर ने आपको बता दिया होगा। हाँ जी, शिवशांत कह रहे हैं कि बाबर नामा से ये प्रमाण मिलते हैं कि बाबर जो है बाबर भारत में आया था, उसके लिए राणा सांगा ने उन्हें आमंत्रित किया था। यह जानकारी बाबर नामा से मिलती है। बिल्कुल इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन राणा सांगा और हमारे राजस्थान के जितने भी साहित्यकार हैं वो इस बात का खंडन करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बाबर भारत आया ही नहीं था। बाबर भारत में आया था लेकिन राणा सांगा ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। इसके लिए हमारे राजस्थान से ऐसी कोई पुष्टि होती नहीं है। हाँ बिल्कुल पूजा, खानवा के युद्ध के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि खानवा के युद्ध के बारे में 16 मार्च भी मिलता है। 16 मार्च कहां से मिलता है, 16 मार्च का उल्लेख किन्होंने दिया था, उसके बारे में भी मैं आपको भी पुष्टि करने वाला हूं। बाकी अपने याद रखना है 17 मार्च खानवा के युद्ध के बारे में। 16 मार्च जो तारीख मिलती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये 16 मार्च वाली तारीख क्यों मिलती है। बाकी अपने बच्चों लोगों ध्यान रखना, अपने आ जाए एग्जाम में तो अपने 17 मार्च ही कंदरा है। बाकी 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध। दोनों युद्ध कहां पे हुआ, तो ये युद्ध हुआ था बयाना दुर्ग भरतपुर, बयाना भरतपुर में। और खानवा कहां पे है, तो बेटा खानवा का युद्ध हुआ था रूपवास, और रूपवास जगह कहां पे है, तो ये भी अपने भरतपुर में। खानवा भी भरतपुर में है और बयाना भी भरतपुर में है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को, खानवा का युद्ध इसके एक महीने बाद 17 मार्च 1527 को। बयाना का युद्ध का कारण क्या था, तो इस युद्ध का कारण था कि बयाना दुर्ग पर बाबर का अधिकार, बयाना दुर्ग पर बाबर का अधिकार, बाबर का अधिकार। जबकि बयाना का किला उस समय मेवाड़ शासकों के अधिकार में था। जैसे बयाना पर बाबर ने अधिकार किया, राणा सांगा ने अपनी पूरी शक्ति के साथ बयाना पर अटैक कर दिया था। जब बयाना के किले पर अटैक किया तो फिर बाद में राणा सांगा की सेना को यहां आत्मसमर्पण करना पड़ा। राणा सांगा के सामने बाबर की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और यहां पर बाबर की पराजय हो जाती है। राणा सांगा पहला युद्ध जीत जाते हैं। यानी इस युद्ध में क्या हुआ, तो एक बात अपने और याद रखना, बयाना के युद्ध में, बयाना के युद्ध में राणा सांगा की विजय, राणा सांगा की विजय, और बयाना विजय हुई थी और सांगा की यह अंतिम विजय थी। सांगा की यह अंतिम विजय थी। यह बात भी अपने याद रखनी बेटा कि राणा सांगा की ये कैसी विजय थी, अपने अंतिम विजय थी। और क्या बातें इनके बारे में याद रखनी है, तो एक महत्वपूर्ण बात राणा सांगा के बारे में आप और याद कर लेना कि राणा सांगा ने इस युद्ध के बाद अति आत्मविश्वास थी। सांगा इस युद्ध के बाद, सांगा इस युद्ध के बाद अति आत्मविश्वासी, अति आत्मविश्वासी हुआ। जबकि बाबर, जबकि बाबर, बाबर युद्ध के बाद सचेत, बाबर जब ये युद्ध हार गए थे तो बाबर इस युद्ध के बाद सचेत हुए, जबकि राणा सांगा अति आत्मविश्वासी हो गए। आप जानते हो कि अति आत्मविश्वासी हो गए तो फिर बाद में, जब अति आत्मविश्वासी हो गए थे तो फिर बाद में नॉर्मल सी बात है कि बाबर जो है, बाबर अपनी सेना को और मजबूत करने का प्रयास करेगा और तैयारी करेगा। और राणा सांगा जो है, राणा सांगा धीरे 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 इस युद्ध के बाद जो है कमजोर होते गए थे। राणा सांगा को लगा कि जब ये युद्ध जीत गए तो अपन बाकी के युद्ध भी जीत ही लेंगे, क्या ही दिक्कत है। लेकिन परिणाम कुछ उल्टा निकल कर आया था, और परिणाम ये निकल कर आया कि इस युद्ध के बाद जब जैसे बयाना का युद्ध हुआ था, अपने खानवा का युद्ध हुआ था, और उस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हो जाती है और बाबर उस युद्ध में जीत जाता है। लेकिन राणा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने एक पाती पर्वण, पाती पर्वण का मतलब होता है कि उन्होंने जो है अपने अपने हिस्से के आधार पर जितना भी सहयोग कर सकते हैं उन सहयोग के लिए राजाओं को बुलाया। तो राणा सांगा की सहायता करने के लिए कौन आए, तो याद रखना बेटा मारवाड़, मारवाड़ से राणा सांगा की सहायता करने के लिए आए थे, वो थे राणा गांगा। और राणा गांगा ने किसको भेजा, तो गांगा ने सांगा को मना कर दिया कि देख भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं मेरे पुत्र मालदेव के नेतृत्व में, तो मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजे, मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजे,
4000 सैनिक भेजे। तो एक बात तो अपने को दो बातें पूछी जाएगी कि मारवाड़ की तरफ से राणा सांगा की सहायता किसने करी? राणा गंगा राव गंगा ने। और जब राव गंगा ने यहां पर सहायता करी तो राव गंगा स्वयं तो आए नहीं, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में सैनिक भेज दिए। उस समय अपने बीकानेर के शासक कौन थे जिन्होंने सहायता करी? तो बीकानेर के शासक थे बेटा राव जेतसी। और राव जेतसी भी आए नहीं, इन्होंने भी क्या कर दिया था? अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में सेना भेजी। कल्याणमल के नेतृत्व में सेना भेजी। इन्होंने किनके नेतृत्व में सेना भेजी? कल्याणमल के नेतृत्व में सेना भेजी। तीसरे नंबर पर अपने आमेर। और आमेर की तरफ से उस समय कौन आए बेटा? तो आमेर की तरफ से आए थे पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवा जो है वो राणा सांगा की ओर से युद्ध करने के लिए आए थे। फिर अपने से पूछा जाएगा और इनके सहयोगी कौन थे? तो इनके सहयोग में अलवर, और अलवर की ओर से इनका सहयोग करने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति था जिनका नाम था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती, इन्होंने भी राणा सांगा की ओर से युद्ध में भाग लिया था। फिर बाद में आता बेटा ईडर। और ईडर अपने गुजरात, यहां से कौन आए थे? तो यहां से आए थे बारमल। इन्होंने राणा सांगा की ओर से युद्ध में भाग लिया, राणा सांगा की ओर से युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर बाद में आपसे पूछा जाएगा रायसेन एमपी। रायसेन एमपी से कौन आए बेटा? तो रायसेन एमपी से आए थे सहलदी तंवर। सहलदी तंवर, और ये सहलदी तंवर ही आगे चलकर इसके लिए धोखेबाज बनेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा और कौन आए? तो नागौर से आए थे शहजादे। नागौर के बारे में अगर अपने से पूछ लिया जाए बेटा तो नागौर से आए थे शहजादे, या अपन को बोलते हैं खानजादा। खानजादा, खानजादा खा, खानजादा खा, ये अपने नागौर की तरफ से आए थे। फिर अपने से पूछा जाएगा मेड़ता से कौन आए राणा सांगा की सहायता के लिए? तो मेड़ता से आए थे विरमदेव। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा बूंदी से कौन आए बेटा? तो बूंदी से राणा सांगा की ओर से युद्ध करने के लिए आए जो थे उनका नाम था अपने नारायण दास। फिर बाद में अपने सिरोही से कौन आए? तो सिरोही से आए थे जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा। जगनेर भरतपुर से कौन आए थे? तो जगनेर भरतपुर वर्तमान यूपी में है ये जगनेर। तो जगनेर यूपी से आए थे अशोक परमार। इन्होंने राणा सांगा की इस युद्ध में सहायता करी थी। जगनेर भरतपुर से कौन आए बेटा? अशोक परमार इस युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए आए थे। फिर आए थे बेटा दो नाम और याद रखना, एक का नाम जाला सज्जा और एक का नाम जाला अज्जा। ये दोनों नागौर से खानजादा। हाँ बिल्कुल बेटा, नागौर से कौन आए थे अपने? नागौर से आए थे खानजादे। एक आए थे अपने सादड़ी से, और सादड़ी से कौन आए? तो जाला, जाला सज्जा। सादड़ी से कौन आए थे बेटा? तो सादड़ी से याद रखना जाला अज्जा, सॉरी जाला अज्जा अपने कहां से आए थे? सादड़ी। सादड़ी से अपने जाला अज्जा। और सलुम्बर से कौन आए थे? तो सलुम्बर से आए थे सज्जा। सलुम्बर से कौन आए थे बेटा? जाला सज्जा। जाला सज्जा, ये याद रखना, जाला अज्जा और जाला सज्जा दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। जाला अज्जा आए थे सादड़ी से और सलुम्बर से आए थे जाला सज्जा। इसके बाद अपने को और पूछा जाएगा और कौन कौन थे? तो चंदेरी। और चंदेरी कहां पर है? तो चंदेरी एमपी से कौन आए थे अपने? तो यहां चंदेरी से आने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम, चंदेरी वाले का नाम याद रखना बेटा, मेदिनी राय। चंदेरी से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन आए थे? मेदिनी राय। इतने सारे लोगों ने मिलकर राणा सांगा की इस युद्ध में सहायता करी थी। हसन का मेवाती मुस्लिम व्यक्ति था, बिल्कुल ये बात भी अपने को याद रखनी है। बीकानेर हो गया सारा। पाती पर्वण क्या होता है? नहीं, अखेराज दुद्धा को तो उन्होंने भेजा था, आए थे अखेराज दुद्धा भी इनके साथ, लेकिन मेन व्यक्ति अपने याद रखना वो जगमाल थे, इनके जीजू हुआ करते थे। तो देखो बेटा, राणा सांगा ने ये जो एक शब्द लिखा पाती पर्वण, यानी कि पत्र भेजकर सहायता मांगी। पत्र भेजकर सहायता मांगी, सहायता मांगी। अब फिर बाद में होगा अपने खानवा का युद्ध,
लेकिन खानवा का युद्ध पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। और हाँ बिल्कुल, वागड़ से उदय सिंह, एक और छूट गया था यार, वागड़ से उदय सिंह। वागड़ से कौन आए थे बेटा? उदय सिंह। इनका नाम तो रह गया था, वागड़ से इनके साथ आए थे उदय सिंह। बाकी की चीजें पढ़ेंगे अपन कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।